हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू PCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। ये प्रोग्राम ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है स्टूडेंट्स आपके लिए। ये सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट जो हैं वो बिल्डअप कर चुके हैं, उनका रिवीजन हमारा हो चुका है। आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं सीरीज़ के अंदर वो है, देखिए क्या है, इन अ स्प्रिंग मास डैशबोर्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम की बात कर रहा है? स्प्रिंग मास डैशबोर्ड सिस्टम की बात कर रहा है। अगर मास डैशबोर्ड सिस्टम है, इसका मतलब ये कौन सा सीरीज, किस टाइप का आपका सिस्टम होगा, जिसके अंदर एक डैम्पर लगा होगा और एक मास कनेक्टेड। अब देखते हैं आगे, फोर्स सिस्टम है और फ्री वाइब्रेशन केस है, इन दोनों में से एक देखते हैं। सब्जेक्टेड टू एक्साइटेशन बाय अ कांस्टेंट हार्मोनिक फोर्स, यानी कि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रखा है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। देन रेजोनेंस, देन एट रेजोनेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस की कंडीशन पे बात पूछ रहा है कि इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन कौन सी होती है स्टूडेंट? रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, व्हाट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। जब आपकी एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए तो कंडीशन कहलाती है आपकी रेजोनेंस की। अब इसमें पूछा है कि इस कंडीशन पे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होगा और किस पर डिपेंड करेगा। ये जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बारे में। मैग्नीफिकेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एफ नॉट एस। एक्स डिवाइड बाई एफ नॉट एस। एक्स क्या है? एक्स है यहाँ पे ये जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है, कौन सी कंडीशन में? जब हमने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर तो उसके वाइब्रेशन में कितने एम्पलीट्यूड आएंगे उसकी वैल्यू को बता रहा है एक्स। और एफ नॉट बाई एक्स क्या है? एस क्या बताएगा आपने? एफ नॉट इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड एस इज द स्टिफनेस। इन दोनों का रेशियो क्या बताएगा आपको? नेचुरल आपका जो डिफ्लेक्शन आना था या फिर डिफॉर्मेशन आना था उसके बारे में बता रहे हैं। और ये इक्वल होता है आपका 1/रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर का 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा आर का होल स्क्वायर, 2 थीटा आर का होल स्क्वायर। ये बता क्या रहा है? देखिए यहाँ पे आर क्या चीज़ है? आर जो है वो होता है आपका रेशियो ऑफ एक्साइटेड फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका? आर कहलाता है। आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी रखी है? 1। अगर आर की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी? देखिए 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई? 1 और 1 तो हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल, तो वैल्यू निकल के आई 1/2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमें पता लगा कि जो एम्पलीट्यूड है आपका x, क्या निकल के आया? x जो एम्पलीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जीटा के। अब जीटा क्या है यहाँ पे? डैम्पिंग कांस्टेंट, या फिर हम बोल रहे हैं डैम्पिंग रेशियो बोल सकते हैं। जीटा जो है वो क्या होता है आपका? डैम्पिंग रेशियो। और इसकी वैल्यू जो दी जाती है, डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू होता है आपका क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ डैम्पर सी डिवाइड बाई सी सी। सी क्या है आपका? सी यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू है। और सी सी क्या है आपका? सी सी है क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। सी जो है आपको डायरेक्टली सिस्टम के डैशबोर्ड के थ्रू मिल जाता है। और सी सी जो है वो कहाँ से मिलता है? सी डिवाइड बाई 2√SM। एक तो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, या फिर दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको क्या लिख सकते हैं? C डिवाइड बाई 2M इंटू ओमेगा एन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपका क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका? 2M ओमेगा एन के इक्वल होता है। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? जीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसमें? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग।
ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काइनेमेटिक लिंक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि काइनेमेटिक लिंक के बारे में बात कर रहा है। काइनेमेटिक लिंक्स क्या होती हैं? अगर हम लिंक्स की बात करें तो लिंक्स क्या है? कोई भी अगर बॉडी है आपकी, इस रेजिस्टेंट बॉडी है और कंस्टेंट मोशन कर रही है तो क्या कहलाती है? आपकी लिंक्स कहलाती है। और वो एक दूसरे को क्या रिलेटिव मोशन का क्या ट्रांसमिशन करना चाहिए। एक परमानेंट एक सफिशिएंट अमाउंट तक क्या करेगी? सस्टेन करेगी फोर्स को एंड देन फोर्स को क्या कर देगी? ट्रांसमिट कर देगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ काइनेमेटिक लिंक आर करेक्ट एक्सेप्ट। इनमें से बाकी सारे करेक्ट हैं एक को छोड़ करके, और हमें वही फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, अ काइनेमेटिक लिंक इज अ मशीन पार्ट विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम काइनेमेटिक लिंक की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी रिस्पेक्ट में कैसे मूव करती है? रिलेटिव मोशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, अ लिंक मे बी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स विच आर रिजिड एंड फास्टन टुगेदर। देखिए बिल्कुल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेकेंड वाले के लिए, अगर हम बात करें देखिए ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड, दिस इज पिस्टन एंड दिस इज क्रॉस हेड। देखिए ये तीनों के तीनों मिलकर के क्या होते हैं? एक लिंक को फॉर्मेशन करते हैं। किसके अंदर होता है ये आपका स्टीम इंजन के अंदर यूज करते हैं। स्टीम इंजन या फिर एक्सटर्नल इंजन की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टली जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है? क्रॉस हेड के थ्रू कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे तीन जो एलिमेंट हैं, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट, उनको कंपल करके या फाशन करके हमने क्या बना रखा? एक लिंक बना रखा। तो ईजिली एक लिंक बन सकती है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके एक लिंक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इसका। अ लिंक मस्ट बी रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी। देखिए एक और नेक्स्ट अभी एक और में चलते हैं। अ लिंक इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड फोर्स विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। देखिए बिल्कुल सही बात है ये वाली कि जो लिंक है वो कैसे होनी चाहिए? एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस होनी चाहिए। लिंक का काम क्या है? रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करना है, प्लस जो फोर्सेज जो आ रहे हैं उसको क्या करना है? ट्रांसमिट करना है टू द अदर पार्ट। और ये क्या है? नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, क्योंकि रिजिड लिंक थे, सारी लिंक कैसी होती है? रिजिड होती हैं। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जो लिंक्स हैं वो रिजिड होने की वजह से सिस्टम को क्या करेंगे? लेस डिफॉर्मेशन के, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन के अंदर पावर का ट्रांसमिशन करेंगे। तो देखिए इनमें से ऑलमोस्ट अगर एक बार देखी जाए तो सारे सही लगते हैं, लेकिन अगर हम सी वाले की बात करें, सी वाले की बात करें तो वो क्या कहता है? अ लिंक मस्ट बी रिजिड, इट इज़ नॉट ऑलवेज। फ्लूइड लिंक्स जो होते हैं, या फिर हम फ्लेक्सिबल लिंक्स की बात करें, फ्लेक्सिबल लिंक्स भी होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? फ्लेक्सिबल लिंक्स की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल लिंक्स यूज़ करते हैं बेल्ट एंड पुली के अंदर। देखिए बेल्ट एंड पुली के अंदर लिंक्स जो होती हैं वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, बट वर्क करती है किसकी तरह? रिजिड की तरह। जब वो किस में होती है? आपके वर्किंग कंडीशन में होती है, तब वो किसकी तरह वर्क करेंगी? वो एक रिजिड लिंक की तरह वर्क करती है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा रिजिड होगी, लेकिन वर्क कैसे करेगी? रिजिड की तरह वर्क करती है। इसलिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा हो जाएगा? आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है? अ काइनेमेटिक चेन कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ अ लिंक्स। काइनेमेटिक चेन की बात कर रहा है। तो देखिए काइनेमेटिक चेन की बात करें तो काइनेमेटिक चेन कैसे पता लगेगा कि सिस्टम जो है हमारा वो काइनेमेटिक चेन जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है? कब होती काइनेमेटिक चेन फॉर्म? जब फर्स्ट लिंक जो है वो फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक एक दूसरे के साथ में क्या हो? कनेक्ट हो रहे हो, तो क्या लिंक कहलाती है? वो चेन सिस्टम जो है वो कहलाता है आपका काइनेमेटिक चेन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चार लिंक जो हैं आपकी वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये चारों के चारों लिंक क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट लिंक जो है वो सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड, थर्ड फोर्थ से कनेक्टेड और फोर्थ वापस से फर्स्ट से कनेक्टेड। तो ये क्या बना रहा है? काइनेमेटिक चेन बना रहा है। अब ये काइनेमेटिक चेन किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंस्टेंट है, अनकंस्टेंट है, स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, या फिर
आपका मैकेनिज्म बन सकती है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि काइनेमेटिक चेंज जो है उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। तो काइनेमेटिक चेंज की बात करें तो क्या कहना है, इन स्पेस विद अ कंस्टेंट मोशन। काइनेमेटिक चेंज कैसी होनी चाहिए, अगर स्पेस में अगर हम बात करें तो स्पेस में क्या होना चाहिए, उससे कंस्टेंट मोशन होना चाहिए। कंस्टेंट मोशन मीन्स कि अगर हम एक लिंक को मोशन दें, तो दूसरी लिंक का मोशन हमें क्या हो, प्री डिफाइंड हो, तो वो मोशन क्या कहलाता है, आपका कंस्टेंट मोशन कहलाता है। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक लिंक को हमने जितना मोशन दिया उसके हमें हर पॉइंट के डिस्टेंस पता है, उसके हमें एंगल पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अ काइनेमेटिक चेन कंसिस्ट ऑफ a chain of a links in a space, first in a space with constraint motion, और आगे पढ़ लेते हैं एक बार, with incompletely constraint motion। इनकम्प्लीटली अनकंस्ट्रेंट मोशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर इनकम्प्लीट इनकंस्ट्रेंट मोशन होगा इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम जो है वो कितना मूवमेंट करेगा हमें पता ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका विद एटलीस्ट वन लिंक फिक्स्ड एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए वन लिंक फिक्स, जब तक हम वन लिंक फिक्स करने वाली बात बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, वन लिंक फिक्स हम किसके अंदर बनाते हैं, जब काइनेमेटिक चेन को हमें मैकेनिज्म में कन्वर्ट करना होता है तब हम एक लिंक को फिक्स करते हैं। तो जो सिस्टम आपका बनता है वो कहलाता है आपका मैकेनिज्म। और अलग अलग लिंक्स को, काइनेमेटिक चेन की अलग अलग लिंक को फिक्स करने पे जो मैकेनिज्म हमें मिलती हैं वो कहलाती हैं आपके इन्वर्जन। तो देखिए एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेमेटिक चेन, इसके बाद में आता है आपका मैकेनिज्म एंड देन इन्वर्जन। अगर हम बात करें काइनेमेटिक चेन जो है, काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स करने बाय फिक्सिंग वन लिंक हमें क्या मिलेगा, मैकेनिज्म मिलेगी। और काइनेमेटिक चेन की डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करने पे जो हमें मैकेनिज्म मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी, आपके इन्वर्जन्स कहलाएंगी। बाय फिक्सिंग different links of kinematic chain, the mechanism obtained is called inversion. Is called inversion। क्या कहलाता है वो, इन्वर्जन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो क्या है, इनकम्प्लीट कंस्टेंट की बात कर रहा है। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन जो है उनको हम कंसिडर नहीं करते। तो देखिए काइनेमेटिक चेन के डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो सिस्टम है वो कंस्टेंट होगा, अनकंस्टेंट होगा, स्ट्रक्चर होगा या सुपर स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए कहाँ से पता लगेगा इसके बारे में, अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ से पता लगता है, अगर काइनेमेटिक चेन में 3 लिंक है और तीनों की तीनों किस पर कनेक्टेड है, काइनेमेटिक चेन की 3 लिंक किस पर कनेक्टेड हुई है, तीनों की तीनों रिवॉल्यूट पे कनेक्टेड है, सारे के सारे लोअर पेयर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। यानी कि 3 लिंक्स की हेल्प से हम कोई भी काइनेमेटिक चेन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो काइनेमेटिक चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर काइनेमेटिक चेन के अंदर 4 लिंक्स हैं तब जाकर के वहाँ पे मोशन जो है वो कैसा मिल सकता है, आपको कंस्टेंट मोशन मिल सकता है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, लोअर पेयर के साथ में बात कर रहे हैं। अगर लोअर पेयर की बात ना होती, हायर पेयर भी इंक्लूड होती, हम बात करेंगे लोअर पेयर क्या होते हैं, हायर पेयर क्या होते हैं, उन सबके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले। तो काइनेमेटिक चेन के अंदर अगर 4 आपके लिंक्स हैं तो 4 लिंक्स आपके रिवॉल्यूट पेयर पर कनेक्टेड है, तो कहलाता है आपका काइनेमेटिक चेन यानी कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट चेन। कंस्ट्रेंट मीन्स, कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जितना पोर्शन हमने दिया है उसको मूवमेंट दिया जिस डायरेक्शन में हमें पता है कि किस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होने वाला है, तो वो कहलाता है आपका कंस्ट्रेंट मोशन। कि डायरेक्शन हमें पता है उसकी, या वो रोटेशन करने वाला है या ट्रांसलेशन जो करने वाला है, जो भी कुछ करेगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें पता होगी कि वो किस डायरेक्शन में करने वाला है, वो क्या कहलाएगा, आपका कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे बात करी काइनेमेटिक चेन, अगर आपके नंबर ऑफ लिंक्स, काइनेमेटिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स आपके 4 हैं तो सिस्टम कैसा होगा, आपका कंस्टेंट होगा। अगर काइनेमेटिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स 3 है और 3 लिंक्स जो हैं वो किस पे, लोअर पेयर पे कनेक्टेड है, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसको हम डिफाइन करने के लिए हमने यूज़ करते हैं हम ग्रेशॉफ फॉर्मूला। देखिए ग्रेशॉफ फॉर्मूला की बात करें तो ग्रेशॉफ फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेशॉफ फॉर्मूला यूज होता है 2D प्लेनर मैकेनिज्म के लिए। 2D प्लेनर मैकेनिज्म का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने का काम आता है। तो देखिए क्या बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में,
डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, किसके लिए बात कर रहे हैं, प्लेनर मैकेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H माइनस FR। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, देखिए 3 इंटू L माइनस 1 क्या डिफाइन कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो सकते हैं लिंक्स के, और एक लिंक्स को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। काइनेमेटिक चेन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। जब भी हम मैकेनिज्म की, हम सिस्टम के मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें क्या करना होगा, एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा काइनेमेटिक चेन की। काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर दिया, तो यहाँ से 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J क्या बता रहे हैं यहाँ पे, J इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, H is the number of higher pairs, FR is the redundant motion, redundant degree of freedom system। redundant degree of freedom systems are those, वो होते हैं जिनके लिए क्या हो, आपका ना इनपुट पे इफेक्ट आ रहा हो, आउटपुट पे इफेक्ट आ रहा हो, उनको चेंज करने से इनपुट और आउटपुट पे इफेक्ट नहीं आ रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके redundant डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट L जो है आपका, वो कहता है नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म। किसी भी मैकेनिज्म की हमें जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना हो, तो हम ग्रेशॉफ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी स्ट्रक्चर की और कंस्ट्रेंट मोशन की। अनकंस्ट्रेंट मोशन के लिए क्या होगा, देखिए अनकंस्ट्रेंट मोशन के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका 1 से ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना होने वाला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 0 होगा। कंस्ट्रेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, और अनकंस्ट्रेंट के लिए, अनकंस्ट्रेंट मोशंस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 रहने वाला है। सुपर स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे हम, सुपर स्ट्रक्चर जो है, सुपर स्ट्रक्चर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लेस देन 0 रहने वाला है, यानी कि नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मिलेगा। ये हमें कैसे मिलेगा, ये हमें जो फॉर्मूला है उसके थ्रू हमें ये सिस्टम में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे थे, कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर रहे थे, और हमें काइनेमेटिक चेन के बारे में बताना। तो काइनेमेटिक चेन की अगर बात करें, तो काइनेमेटिक चेन क्या है, आर लिंक्स, इट इज कनेक्टेड इन स्पेस विथ कंस्ट्रेंट मोशन। हर लिंक का मोशन कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रेंट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो लिंक हमने कनेक्ट करे उसका मोशन क्या होने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ काइनेमेटिक चेन constituting by a lower pair, कौन सा पेयर है, लोअर पेयर की बात कर रहा है केवल और केवल, the number of links and the number of joints J are correlated by the expression। क्या बोल रहा है, किसी भी काइनेमेटिक चेन के लिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लोअर पेयर की बात करें, कौन सी काइनेमेटिक चेन, कॉन्स्टिट्यूट कंस्टेंट मोशन की काइनेमेटिक चेन के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेमेटिक चेन कब फॉर्मेशन होगा, जब मोशन कैसा हो आपका, कंस्टेंट हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 हो। क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए कि काइनेमेटिक चेन हम कब बोल रहे हैं, जब सिस्टम के अंदर आपका मोशन कैसा है, कंस्टेंट मोशन है। तो देखिए यहाँ पे हमें रिलेशनशिप निकालना है किसके बीच में, लोअर पेयर्स ऑफ द लिंक एंड द नंबर ऑफ जॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला है आपका, कौन सा, जो ग्रेशॉफ फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ जॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। F इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J। माइनस H इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है कि केवल और केवल क्या है, लोअर पेयर की कनेक्टिविटी वहाँ पे दे रखी है, हायर पेयर वहाँ पे नहीं है। तो देखिए F की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, कंस्टेंट मोशन है, तो कंस्टेंट मोशन के केस में F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहनी चाहिए, ऑलवेज 1 रहना चाहिए। इसको यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू L माइनस 3 माइनस 2J। तो यहाँ से निकालेंगे जब 3 इंटू L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2J, इसको इधर लेके आएंगे 2J प्लस 3 प्लस 1 1 प्लस 3। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका 2J प्लस 4 इज इक्वल टू 3L। तो यहाँ से L इज इक्वल टू निकल के आया 1/3। 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू J प्लस 2। ये वैल्यू आपकी निकल के आई किसके लिए, नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। ये इस रिलेशनशिप को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका ग्लोबुलर क्रिएशन। ग्लोबुलर क्रिएशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ लिंक्स और
नंबर ऑफ जॉइंट्स के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, जो निकल के आया है L इक्वल टू 2/3 इंटू J+2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स इन अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म विद बोथ हायर एंड लोअर पेयर। हायर एंड लोअर पेयर दोनों कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मिनिमम लिंक्स। मिनिमम लिंक्स की बात कर रहे हैं जिसमें क्या हो, आपके लोअर पेयर भी हो और आप किसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे हायर पेयर एंड लोअर पेयर दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जब हायर पेयर एंड लोअर पेयर दोनों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मिनिमम लिंक्स की अगर बात पूछी जाए तो उसका आंसर डायरेक्टली याद रखिएगा, इसका आंसर होता है 3। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है कैम एंड फॉलोवर सिस्टम। अगर देखिए कैम एंड फॉलोवर सिस्टम की बात करें तो कैम एंड फॉलोवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपकी एक कैम है, ये कैम है आपकी जो इस सेंटर के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस सेंटर के अबाउट जो कैम रोटेट करेगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कैम आपकी रोटेट कर रही है। और इसके साथ में एक आपने फॉलोवर कनेक्ट कर दिया है जो कैसा मोशन कर रहा है, आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखिए जैसे ही कैम रोटेट करेगी, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे हमने कितनी लगाई हैं, ताकि हमें क्या मिल रहा है, कंस्टेंट मोशन मिल रहा है, प्लस यहाँ पे कैसा मोशन मिल रहा है, आपको ये मैकेनिज्म मिल रही है। क्योंकि कैम एंड फॉलोवर क्या होती है, आपकी मैकेनिज्म होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ लिंक्स की, तो नंबर ऑफ लिंक कितनी है, देखिए सबसे पहले लिंक है फिक्स लिंक, ऑलवेज फिक्स वाली जो लिंक है उसको हम क्या रखते हैं, नंबर 1 पोजिशन पर रखते हैं। नेक्स्ट कैम आपकी सेकेंड लिंक, और थर्ड जो है आपका फॉलोवर। इन 3 लिंक्स के साथ हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिज्म मिल रही है। इसको हम जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए 3 इंटू L-1, L कितना है आपका 3 -1 -2J। जॉइंट कितने हैं यहाँ पे, देखिए अगर जॉइंट की बात करें तो एक जॉइंट तो हो गया आपका कैम एंड फिक्स लिंक के बीच में, और दूसरा जॉइंट जो है वो आपका किसके बीच में हो जाएगा, फॉलोवर एंड जो आपका फिक्स लिंक है उसके बीच में आपका एक आपका जॉइंट है। तो यहाँ पे 2 जॉइंट्स हैं आपका, 2 × 2 माइनस हायर पेयर कितने हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो कैसा है, हायर पेयर जॉइंट है, दिस इज द हायर पेयर जॉइंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी हायर पेयर की कितनी है, 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 2 माइनस 2 × 2 इज 4 -1, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आया, यानी कि मोशन कैसा है आपका, कंस्टेंट मोशन है, प्लस मैकेनिज्म का फॉर्मेशन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक लिंक को फिक्स कर दिया। तो देखिए एक जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी मैकेनिज्म को ऑब्टेन करने के लिए, अगर बोला जाता है केवल और केवल लोअर पेयर की बात करें तो लोअर पेयर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकल के आता है वो किसके लिए निकल के आता है, 1 फॉर L इक्वल टू 4 के लिए। वहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड कितनी होंगी, 4, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड कितनी होती हैं, 3 होती है। तो सही आंसर जो है इसका वो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड शुड बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मैकेनिज्म प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रोटरी मोशन फ्रॉम कंटिन्यूस रोटरी मोशन। देखिए इंटरमीडिएट रोटरी मोशन से कंटिन्यूस रोटरी मोशन से कैसा मोशन मिल रहा है आपको, इंटरमीडिएट रोटरी मोशन मिल रहा है। अगर कंटिन्यूस मोशन से इंटरमीडिएट रोटरी मोशन मिल रहा है तो इस तरह की मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाती हैं, आपकी इंटरमिटेंट मैकेनिज्म कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, 2 तरह के दो एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है आपका जेनेवा मैकेनिज्म एंड अनदर इज रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, ये दोनों की दोनों जो मैकेनिज्म होती हैं वो कैसे होती हैं आपके, ये दोनों ही मैकेनिज्म आपके इंटरमीडिएट मैकेनिज्म होती हैं जो किसके कन्वर्जन में काम आती हैं, कंटिन्यूस मोशन ऑफ वन लिंक इट शुड बी कन्वर्टेड इन इंटरमीडिएट मोशन ऑफ अदर लिंक। एक लिंक का कैसा मोशन होगा, कंटिन्यूस मोशन होगा, और दूसरी लिंक का जो मोशन है वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट एक इंटरवल के बाद में वो मोशन को रिपीट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे जो अलग मैकेनिज्म है उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विथवर्थ मैकेनिज्म। अगर विथवर्थ मैकेनिज्म की बात करें तो विथवर्थ आपका होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और ये कौन सी मैकेनिज्म होती है, सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन होती है। दिस इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन है
सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन, जिसके अंदर क्या होता है आपका, जिसके अंदर आपकी क्रैंक जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसमें सेकंड इन्वर्जन है जिसके अंदर आपकी क्रैंक क्या रहती है, क्रैंक फिक्स। और इसी के साथ में एक और कनेक्टिंग रॉड का फिक्स करते हैं जब हम, तो वहाँ पे हमें एक और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होती है उसको हम फाइंड आउट करना ईजी होता है इन कंपेरिजन टू द, उसमें जो रेशो होता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कटिंग रेशो को, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रेशो बोलते हैं। और वो हमें किस पर डिपेंड करता है, उसके एंगल पर डिपेंड करता है, किस तरीके से वो उसका एंगल फॉर्म हो रहा है। और स्लॉटेड एंड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर जो आपका क्विक रिटर्न रेशो जो होता है, क्विक रिटर्न रेशो ही बोलते हैं उसको। और क्विक रिटर्न रेशो डिपेंड करता है किसके ऊपर करता है, लिंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी लिंक, कनेक्टिंग रॉड, आपका स्लॉटेड बार एंड जो आपका क्रैंक है, इनकी जो लेंथ है इनके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपका स्ट्रोक, आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस आपका जो वैल्यू है अल्फा की वैल्यू वो भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका स्टॉक चॉक। स्टॉक चॉक की बात करें तो ये डबल स्लाइडर का एक इन्वर्जन है, डबल स्लाइडर का इन्वर्जन है जिसके अंदर क्या होता है आपका स्टॉक चॉक में हमारा एक स्लाइडर जो होता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है, एक स्लाइडर फिक्स रहता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल क्या होता है, इलिप्स को ट्रेस करने का काम आता है। और इसके अंदर ये भी क्या है आपका डबल स्लाइडर का ही एक इन्वर्जन है जिसके अंदर आपका जो फ्रेम है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ तक कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ अ 4 बार मैकेनिज्म। डेविस स्टीयरिंग की बात करें या एकरमैन, दो तरह के हमारे गियर मैकेनिज्म होती है, एक होता है आपका डेविस गियर मैकेनिज्म और दूसरा होता है आपका एकरमैन। डेविस की अगर बात करें तो डेविस के अंदर क्या है, यहाँ पे इसको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कि डेविस के अंदर क्या होगा और आपका एकरमैन के अंदर क्या होगा। अगर हम बात करें एकरमैन की, सबसे पहले हम बात करते हैं एकरमैन की। एकरमैन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे सारे पेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। ऑल पेयर आर टर्निंग पेयर। जबकि डेविस के अंदर हम बात करें तो डेविस के अंदर जो आपके नंबर ऑफ पेयर होते हैं, 2 रिवॉल्यूट पेयर होते हैं, यानी कि 2 टर्निंग पेयर होते हैं प्लस 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं। 2 रिवॉल्यूट पेयर होते हैं और 2 आपके स्लाइडिंग पेयर होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस मैकेनिज्म में से एग्जैक्ट मैकेनिज्म कौन सी मिलती है हमें, यानी कि हर पोजीशन पे एग्जैक्ट या फिर कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे एग्जैक्ट। अगर हम इसकी बात करें एकरमैन की, तो एकरमैन जो है ये आपको केवल और केवल 3 पोजीशन पे एग्जैक्ट वैल्यूज देंगी। कौन कौन सी, एग्जैक्ट जो होती है कहाँ पे होती है, 3 पोजीशन पे होती है। एग्जैक्ट एट 3 पोजीशन ओनली। ये एग्जैक्ट क्यों नहीं होती हर पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉल्यूट जॉइंट होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन, उन दोनों के बीच में मोशन कैसा हो रहा है आपका, स्लाइडिंग मोशन होने की वजह से वहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो वेलोसिटी का या फिर डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 3 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, 2 एक्सट्रीम एंड एक सेंटर पॉइंट। 2 एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम प्लस 1 मिडिल पोजीशन। अगर हम बात करें डेविस की, डेविस के अंदर स्लाइडिंग पेयर होने की वजह से ये क्या होती है, हर पोजीशन पे एग्जैक्ट होती है। एग्जैक्ट स्टीयरिंग होगी हर पोजीशन पे, यहाँ पे एग्जैक्ट स्टीयरिंग होती है हर पोजीशन पे, एग्जैक्ट एट एवरी पोजीशन बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग, बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग। देखिए लेकिन इसको हम फिर भी यूज़ नहीं करते, हम यूज़ किसको करते हैं, हम यूज़ करते हैं एकरमैन को। क्यों यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका जो वियर आउट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा और स्टीयरिंग मैकेनिज्म बहुत जल्दी आपकी फेल हो जाएगी। इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। हम किसको यूज़ करते हैं, केवल और केवल जो आपका एकरमैन है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो डेविस है उसके अंदर क्या होते हैं आपके, 2 रिवॉल्यूट पेयर होते हैं, 2 टर्निंग पेयर होते हैं और 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ पेंटोग्राफ। देखिए सबसे पहले बात करें पेंटोग्राफ की। अगर हम पेंटोग्राफ की बात करें तो पेंटोग्राफ आपका आता है इन एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट मोशन। अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आपका आता है पेंटोग्राफ। दो तरह के मोशन होते हैं हमारे, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होती हैं जिनकी स्पेशल लिंक लेंथ के बेसिस पे हमारा जो मोशन होता है वो हमें कैसे मिलता है, कुछ लिंक्स का जो मोशन मिलता है उसके अंदर वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म में हमारे पास में दो तरह की मैकेनिज्म होती है, एक तो होती है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। इन दो तरह की मैकेनिज्म होती हैं। अब देखिए अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आपकी तीन मैकेनिज्म होती हैं आपकी। एक तो होता है यहाँ पे आपका हार्ट मैकेनिज्म, सेकंड है आपका स्कॉट रसल, स्कॉट रसल मैकेनिज्म, और थर्ड जो है वो होता है आपका इसके अंदर मॉडिफाइड स्कॉट रसल। ये तीन मैकेनिज्म जो होती हैं वो कैसे मिलती हैं आपको, ये तीनों की तीनों मैकेनिज्म आपके एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करती हैं। और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ लिंक्स जो होती हैं 6, इन दोनों में नंबर ऑफ लिंक्स 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म की तो इसमें हमारे पास 4 से 5 एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहला है आपका वॉट, दूसरा इसके अंदर है आपका पेंटोग्राफ, थर्ड जो है पेंटोग्राफ का काम जो होता है वो स्केलिंग डिस्केलिंग का भी होता है। थर्ड इसके अंदर हम लिख सकते हैं रॉबर्ट मैकेनिज्म, फोर्थ शेबिशेफ, शेबिशेफ मैकेनिज्म। ये आपके मैकेनिज्म जो होती हैं वो कैसी होती है, अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म होती हैं। और इन सब मैकेनिज्म के अंदर जो नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इज 4। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट इन अ रिजिड लिंक। देखिए अब हम वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में बात कर रहे हैं कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी है किसके रिस्पेक्ट में, 2 पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड लिंक। रिजिड लिंक की अगर हम बात करें उन दोनों के 2 पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो किस तरह से होगी। तो देखिए जब हम एक लिंक की बात करते हैं रिजिड लिंक की, ये आपकी कोई रिजिड लिंक है। इस रिजिड लिंक की अगर हम बात करें तो कोई भी 2 पॉइंट ले लें, उसके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, तभी वो कहलाएगी आपकी रिजिड बॉडी। तो इस पर हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये और दूसरा आपका ये पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट ए पॉइंट पे बैठ जाएं, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी का जो मोशन है केवल और केवल क्या हो सकता है, अगर उसका रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कैसा मोशन हो सकता है, बी का सिर्फ एंगुलर मोशन हो सकता है, क्योंकि ए पॉइंट पे बैठ करके बी क्या कर सकता है, केवल इस तरीके से एंगुलर मूवमेंट कर सकता है। अगर इसका एंगुलर मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये इन दोनों के बीच में लाइन कनेक्टेड हो गई। अगर हम बात करें ए पॉइंट पर अगर हम बैठ जाते हैं, ए पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, तो बी पॉइंट जो है वो किस में मूव करेगा, एक सर्कुलर आर्क में मूव करेगा। और जब भी बॉडी को एक सर्कुलर आर्क में मूव करती है तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे होती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें यहाँ से इससे मिल जाएगा कि जब लिंक जो है आपकी वो क्या हो, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और बॉडी कैसी है आपकी, रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी के अंदर रिलेटिव मोशन 2 पॉइंट्स के बीच में किस तरह से हो सकता है, केवल और केवल क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका मोशन हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी क्या कर सकती है, इसके अबाउट केवल और केवल रोटेट कर सकती है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट इन अ रिजिड लिंक इज along the line joining the 2 point, नहीं गलत है ये पॉइंट। नेक्स्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन joining the 2 पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होने वाली है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल टू द लाइन joining टू द पॉइंट, नहीं हो सकती। डिपेंड अपॉन द रिजिडिटी ऑफ द लिंक,
इस पर भी कोई डिपेंडेंस नहीं होती। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोशन होने वाला है। उसकी वेलोसिटी कहाँ पे मिलेगी हमें, रिलेटिव वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें मिलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ लिंक 2 इज 20 रेडियंस पर सेकेंड। क्या दे रखा है आपको कि जो आपका लिंक 2 है इसका मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में इसका मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 20 रेडियंस पर सेकंड दे रखी है। वाइल दैट ऑफ लिंक 3 इज 12 रेडियंस पर सेकंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक 3 रिलेटिव टू द लिंक 2। क्या पूछ रहा है आपसे, लिंक 3 की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है आपका ओमेगा 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि ओमेगा 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2। हमें ओमेगा 3 ओमेगा 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाने होंगे, आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर्स का यहाँ पे यूज़ करना होगा। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस सेंटर की, जब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होगी। ये लाइन आपकी इस तरीके से एक्सटेंड होगी यहाँ पे, ये लाइन इस तरीके से एक्सटेंड होने के बाद में जब इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है ये क्या हो जाएंगी, इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो केनेडी थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि जब भी हम किसी 3 लिंक्स की बात करें, किन्हीं 3 लिंक्स की बात करें तो उनके इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होंगे वो क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस लाइन की, ये इस तरीके से मूव करेगा, ये दोनों के दोनों जो होंगे वो इस पॉइंट पे जाकर के मीट करेंगे। और ये वाला जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो कौन सा इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, जरा देखिए। अगर हम बात करें ये हो जाएगा आपका I12, दिस इज I12, दिस इज I23, दिस इज I12 क्योंकि 1 ये 2, दिस इज I23, दिस इज I34 एंड दिस इज I14। अब देखिए हमें कौन सा आई सेंटर मिलेगा, ये वाला, ये आई सेंटर होगा आपका I13। कैसे निकल के आया देखिए जरा, 1 2 3 लिंक्स की बात करें, 1 2 और 3 लिंक्स जो है वो क्या होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। तो 1 2 ये रहा, 2 3 ये रहा, और 1 3 जो है वो तीनों के तीनों क्या हो गए, एक लाइन में हो गए। नेक्स्ट 1 4 एंड 3 ये तीनों के जो आई सेंटर है वो एक लाइन में होनी चाहिए। तो 1 4 3 4 एंड 1 3 ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एक लाइन में हो गए। अब देखिए जब हम I23 की बात करें, I23 पे बैठे तो वहाँ से हम देखते हैं कि I23 के इस साइड में जाकर के तो क्या मिल रहा है हमें, I13 मिल रहा है, और इस साइड में हमें क्या मिल रहा है, I12 मिल रहा है। यहाँ पे I13 मिल रहा है और यहाँ पे I12 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो वहाँ पे जो लिंक 3 की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 2। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमें 3 की पता है और 2 की पता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओमेगा 3 कैसी है आपकी, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है, माइनस ओमेगा 2 जो है वो कैसे हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज है इसलिए क्या लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा, -20। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो जाएगी आपकी 32 रेडियंस पर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कई बार इंसान क्या होता है, जब हम जल्दी में होते हैं एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 तो क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा 3 आपका 12 और ओमेगा 2 जो है आपका वो 20। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा, 8 होता है।
यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या लगा के देंगे आप, 8 लगा के देंगे, लेकिन आंसर 8 नहीं है। आंसर क्या है आपका 32 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ऑफ आर रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको यूज़ करने के लिए इसका जो आंसर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे हमें निकालना है डी बीटा बाई डी टी। पहले डी बीटा क्या है देख लेते हैं। जब भी हम ये पिस्टन की बात करते हैं, ये आपका हो गया पिस्टन, और ये पिस्टन किसके अंदर मूव कर रहा होता है, पिस्टन मूव कर रहा होता है आपका उसके वॉल्स के अंदर, यानी कि जो सिलेंडर है उससे हमारा कनेक्टेड जो वॉल है उसमें आपका इंजन मूव कर रहा होता है। यहाँ पे आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है और ये आपका हो गया क्रैंक। ये क्रैंक आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट होती है, हमें पता होती है, हमें क्या निकालना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, यानी कि ओमेगा कनेक्टिंग रॉड हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, आपके ये आर के इक्वल होती है, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, एल के इक्वल होती है। और इन दोनों का जो रेशो होता है एल अपॉन आर किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। अब देखिए ये जो एंगल यहाँ पे इसने फॉर्म किया है वो कितना होता है आपका, यहाँ पे ये एंगल है आपका थीटा, और किसी पॉइंट पे इसने जो एंगल बनाया है वो कितना है आपका बीटा। अगर हम यहाँ पे देखें एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करें हम, तो इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये लेंथ हमें पता है एल, ये वाली लाइन लेंथ जो है हमारी इस पॉइंट को देते हैं ए और दिस पॉइंट इज बी। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ए बी इक्वल टू जाएगा आपका एल, कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, साइन का एंगल बनेगा, एल साइन बीटा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर इस वाले ट्राइंगल से बात करें, इधर वाले ट्राइंगल से बात करें, तो जो आपकी ए बी की लेंथ है वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, आर थीटा की फॉर्म में निकलेगी। कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर साइन थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा सी आर, कनेक्टिंग रॉड का ओमेगा, यानी कि चेंज इन एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम यहाँ पे निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या निकल के आएगा आपका, एल कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस बीटा डी बीटा बाई डी टी। डी बीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा सी आर लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट, साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को लिख सकते हैं हम ओमेगा, क्या हो जाएगा आपका, आर ओमेगा कॉस थीटा। यहाँ से देखिए कॉस बीटा की फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ओमेगा सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर इंटू ओमेगा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ बीटा। अब कॉस बीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस बीटा की वैल्यू में डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू पता है, और साइन बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन बीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय एल बाई आर, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन। तो देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो कॉस बीटा की वैल्यू हम साइन बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एल भी आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका एल अपॉन आर को नीचे ले आएंगे, कितना हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाई एन इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा को लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। जब इसको हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू ओमेगा डिवाइड बाई एन इंटू कॉस थीटा डॉट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा आपका, ओमेगा डिवाइड बाई एन इंटू कॉस थीटा इंटू, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी हो जाएगी आपकी एन डिवाइड बाई रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एन से एन जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये एन से ये एन आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस थीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ
एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। और हमें पता है एन स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू से बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी कितना हो जाएगा आपका ओमेगा कॉस थीटा डिवाइड बाय एन, ये आपकी वैल्यू निकल के आई ओमेगा सी आर की। कनेक्टिंग रॉड का क्या निकल गया, ये कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन, ये आपका क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखिए इसकी जो वेलोसिटी निकल के आई क्या हो जाएगा वो आपका ओमेगा कॉस थीटा डिवाइड बाय एन, इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन कंस्ट्रक्शन इज मेनली यूज टू डिटरमाइन। देखिए क्लीन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्लीन कंस्ट्रक्शन कब यूज होता है? सबसे पहली बात तो क्लीन कंस्ट्रक्शन का यूज होने के लिए हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ऑफ क्रैंक जीरो होना चाहिए। कनेक्शन क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये पिस्टन, इस पिस्टन से ये जो आपकी कनेक्टिंग रॉड जा रही है, ठीक है, और इस कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं हम किसके थ्रू, क्रैंक के थ्रू। अब यहाँ से इसी डायग्राम के थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन को फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम दो तरह के सर्कल बनाते हैं। एक तो होता है आपका, इसको जब एक्सटेंड करते हैं, इस वाली लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, इस तरीके से इसको एक्सटेंड करने के बाद में और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करने के बाद ये जो ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हेल्प से हमें क्या मिल जाता है, इस ट्राइंगल की हेल्प से हमें क्या मिलती है, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन हमें फाइंड आउट हो जाती है। कैसे कि इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, आपके वेलोसिटी ऑफ पिस्टन होगी। क्लीन कंस्ट्रक्शन का यूज हम किसके लिए यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन इज बीइंग फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्लाइडर स्लाइड्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। एक स्लाइडर है जो किस पे स्लाइड कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे स्लाइड कर रहा है, एंड द लिंक इटसेल्फ रोटेट्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक स्लाइडर है आपका, ये स्लाइडर इस लिंक के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, प्लस ये जो लिंक है वो खुद में क्या कर रही है, ये लिंक भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम बात करें तो ये लिंक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मोशन कैसा होगा इसका, इसका मोशन इस तरीके से भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। अब देखिए इसको अगर हम एनालाइज करें तो एनालिसिस करने के लिए क्या होता है, देखिए ये इसकी पोजीशन थी हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये पिस्टन की स्टार्टिंग पोजीशन थी। अब स्टार्टिंग पोजीशन थी, पिस्टन ने क्या किया, आपने इसने इस स्लाइडर, इस लिंक की अगर हम बात करें, इस लिंक ने मोशन करना स्टार्ट किया। इस लिंक ने अगर मोशन करना स्टार्ट किया तो मोशन कहाँ से जाएगा, मूव करके ये इस तरीके से मूव कर गई। जब ये इस तरीके से मूव करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, सबने एक एंगल फॉर्म करा होगा, ये वाला एंगल पूरा पूरा, और ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा। लेकिन पिस्टन की जो हमें पोजीशन मिली वो हमें ये मिली एग्जैक्ट पोजीशन के। अगर केवल और केवल ट्रांसलेशन होता तो पिस्टन कहाँ जाता, हमारा यहाँ जाता, लेकिन हमारा पिस्टन पहुँचा कहाँ, अगर इसको हम रोटेट करें तो यहाँ पहुँचा। कैसे, अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों लगाएं तो होता क्या है, जहाँ पे हमारा ये एंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता और लीनियर जो ट्रांसलेशन होता, जो रोटेशन तो ये हो जाता और आपका ट्रांसलेशन जो होता वो ये होना चाहिए था। लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा मूवमेंट मिला ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, कोरिलेसिव एक्सेलरेशन कहलाता है। ये वाला जो एक्स्ट्रा मूवमेंट मिला है वो कहलाता है हमारे कोरिलेसिव एक्सेलरेशन। ये कहाँ यूज होता है, जब एक लिंक क्या हो, एक लिंक के ऊपर दूसरी लिंक क्या हो रही हो, स्लाइड भी कर रही हो
और जिस लिंक के ऊपर हमारी लिंक स्लाइड कर रही है वो लिंक भी क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, तब इस कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटेड एक्सेलरेशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में आपकी जो लिंक है वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। देन एट अ पॉइंट ऑन द लिंक एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है उससे किसी पॉइंट r पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट r की बात करें, तो इस पॉइंट r के पास में क्या क्या होगा, देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज dv/dt एंड पैरेलल टू द लिंक। ये कहाँ होना चाहिए, लिंक के पैरेलल होना चाहिए। कौन सा, टेंजेंशियल कंपोनेंट? नहीं, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और कहाँ पे होगा वो, कब यूज होगा, जब आपके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड होगा, तब जाकर के हम यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज v²/r एंड पैरेलल टू द लिंक। बिल्कुल सही बात है। जब भी एक बॉडी रोटेट करती है तो हमें पता है अच्छे से कि एक बॉडी के रोटेशन पे हमें क्या मिलता है, हमेशा एक एंगुलर एक्सेलरेशन की हमें नीड होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है। टुवर्ड द सेंटर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द लिंक होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द कोरिलेटेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्लाइडर रिलेटेड टू कोइंसिडेंट पॉइंट ऑन अ लिंक इज इक्वल टू द 2v इंटू ओमेगा एंड परपेंडिकुलर टू द लिंक। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे, ये जो स्लाइडर है आपका किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, और ये जो लिंक है आपकी, ये लिंक आपकी ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो इन दोनों के बीच में जो कोरिलेटेड एक्सेलरेशन लगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कोरिलेटेड एक्सेलरेशन की वैल्यू दी जाती है 2 टाइम्स ऑफ v इंटू ओमेगा से, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जहाँ पे वेलोसिटी होगी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किंदा, इन द सेंस ऑफ ओमेगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, AC। कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कोरिलेटेड एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी v कहाँ है, इस डायरेक्शन में, और ओमेगा कहाँ है, इस सेंस में। इसको परपेंडिकुलर v की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ओमेगा की सेंस में अगर रोटेट करते हैं तो हमें किसकी डायरेक्शन मिलती है, कोरिलेटेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 दोनों ही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ गवर्नर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नर और फ्लाईव्हील के फंक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा जो है वो गवर्नर का फंक्शन है और कौन सा जो फंक्शन है वो फ्लाईव्हील का है। अगर देखिए यहाँ पे हम गवर्नर की बात कर रहे हैं तो गवर्नर के लिए गवर्नर यूज़ होता है आपका जब आपका लोड जो है, हमें कैसा है, लोड फ्लक्चुएट कर रहा हो, लोड की फ्लक्चुएशन हो, और हमें क्या करना हो, हमें एनर्जी जो है, हमें स्पीड ऑफ द सिस्टम जो है, रोटर जो है, टरबाइन जो है, उसकी स्पीड को क्या करना हो, कांस्टेंट मेंटेन करना हो। तो फ्लक्चुएशन ऑफ लोड के साथ में हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, फ्यूल को मेंटेन करना पड़ता है। जब हम फ्यूल को मेंटेन करते हैं, फ्यूल की अमाउंट को चेंज करते हैं, तो क्या कहलाता है, आपका गवर्नर सिस्टम कहलाता है। जबकि हम बात करें फ्लाईव्हील की, फ्लाईव्हील क्या है, सिस्टम के अंदर इंटरसाइकिल सिस्टम जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रहे हो, किसकी वजह से, लोड कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास में जो एनर्जी सप्लाइड है, सप्लाइड एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्चुएट कर रही है। एनर्जी फ्लक्चुएट करने की वजह से हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, और जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। जब एनर्जी की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस टाइम पे हम एनर्जी को स्टोर करेंगे, एंड जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे हम एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें, स्मूथन द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। देखिए स्पीड के फ्लक्चुएशन को यहाँ पे नहीं कंट्रोल करता है, स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का काम किसका है, फ्लाईव्हील का है। और यहाँ पे हमें किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात कर रहे हैं। टू स्टार्ट द इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, नहीं, इस तरह का कोई भी कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं होता। टेक केयर ऑफ द आउटपुट फ्लक्चुएशन एंड कंट्रोल द इनपुट अकॉर्डिंगली। देखिए क्या कर रहा है कि टेक केयर ऑफ द आउटपुट फ्लक्चुएशन, आउटपुट में अगर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, लोड, आउटपुट मतलब लोड, आउटपुट का मतलब हो गया लोड। अगर लोड फ्लक्चुएट कर रहा है तो कंट्रोल किसको करेगा, इनपुट को अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जब हमारा लोड चेंज हो रहा है तो इनपुट चेंज होगा। इनपुट कैसे चेंज कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द फ्यूल क्वांटिटी। अगर फ्यूल की क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो इनपुट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी,
उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो है उसकी जो फ्लक्चुएशन है वो मेंटेन हो जाएंगी और स्पीड जो रहेगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, सी होने वाला है। डी वाले को भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहना है, स्टोर अप एनर्जी एंड गिवन अप द सेम व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ साइकिल। ये किसके फंक्शन है, पहला और फोर्थ जो फंक्शन है ये दोनों के दोनों किसके हैं, फ्लाईव्हील के लिए हैं। ये दोनों किसके लिए हैं, फ्लाईव्हील के लिए कंसेप्ट हैं। फ्लाईव्हील का काम होता है जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब एनर्जी स्टोर करेगा, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तब एनर्जी को स्टोर करता है, और जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर देता है। और इसी तरीके से इसको बोल सकते हैं हम साइक्लिक फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं सिस्टम स्पीड में, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है आपका, वो फ्लाईव्हील करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पिछला वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें और सीख सकते हैं। देखिए क्या क्या, यहाँ पे अगर हम साइक्लिक फ्लक्चुएशन की बात करें तो देखिए एक तो यहाँ पे फ्लाईव्हील के अंदर, गवर्नर की बात नहीं कर रहे, फ्लाईव्हील की बात करें। फ्लाईव्हील के अंदर अगर हम बात करें तो फ्लाईव्हील के अंदर हम यूज़ करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, जो किसके इक्वल होती है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस के इक्वल होती है। यहाँ पे आई क्या है आपका, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील है, ओमेगा क्या है, मीन स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, एंड सी एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की बात करें तो ये होता है आपका रेंज ऑफ स्पीड, यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या है, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, जो जिसके बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये क्या कहलाता है आपका, ओमेगा जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहलाता है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहलाता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का भी यूज़ करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, मैक्सिमम एनर्जी का जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय मीन एनर्जी, यानी वर्क डन जो हुआ है सिस्टम के द्वारा, उन दोनों का रेशियो क्या बताता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी CE, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी यानी कि ई मैक्स माइनस ई मीन डिवाइडेड बाय वर्क डन। जो वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया है वो क्या होता है, टी डी थीटा से निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, टी थीटा, यानी कि टर्निंग मोमेंट जो आपका डायग्राम होता है, आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम टी थीटा डायग्राम जो होता है उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, उसका एरिया हमें क्या बताता है, वर्क बताता है। उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्टडीनेस का भी यूज़ करते हैं CS, और ये होता है आपका 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी CE। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार ना क्वेश्चन जो होता है आपका वो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और किसके फॉर्म में पूछा जाता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड को एनर्जी के टर्म्स में या वर्क के टर्म में हम फाइंड आउट करने का निकालता है। तो हम जो फॉर्मूला है हमारे पास में, कौन सा वाला फॉर्मूला, डेल्टा के ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर CS, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर कौन सा, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिन का स्क्वायर। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की वैल्यू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले बात है व्हाट गवर्नर इज ए पेंडुलम टाइप गवर्नर। देखिए गवर्नर के टाइप के बारे में क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका वेलोसिटी गवर्नर और दूसरा होता है आपका इनर्शिया गवर्नर। वेलोसिटी एंड दूसरा हो जाएगा आपका इनर्शिया। वेलोसिटी गवर्नर वेलोसिटी के फ्लक्चुएशन पे वर्क करता है, इनर्शिया गवर्नर जो होता है वो आपके एक्सेलरेशन के फ्लक्चुएशन पे वर्क करता है। अगर हम वेलोसिटी गवर्नर की बात करें तो ये भी आपका डिवाइड होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के ही टाइप हैं सारे के सारे, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होता है आपका डेड वेट टाइप गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर डायरेक्टली। या वेलोसिटी गवर्नर को हम किसके फॉर्म में ले सकते हैं, हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो एक होता है आपका डेड वेट टाइप
एक होता है इसके अंदर पेंडुलम टाइप और एक होता है अपने इसमें स्प्रिंग कंट्रोल। देखिए अगर डेड वेट टाइप गवर्नर की बात करें तो इसकी एग्जांपल है पोर्टर, प्रोइल। ये दोनों के दोनों गवर्नर जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, एक स्लीव का जो मास है वो क्या होता है, ऐड किया जाता है। एक एक्स्ट्रा स्लीव यहाँ पे ऐड की जाती है, जिसके बाद क्या होता है, एक हैवी अमाउंट में मास होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डेड वेट टाइप गवर्नर बोलते हैं। जबकि पेंडुलम टाइप गवर्नर जो है वो कौन सा है, आपका वॉट गवर्नर है, जिसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा मास सिस्टम के अंदर स्लीव जो है उसको यूज़ नहीं करते। स्लीव जो यूज़ होती है कैसी होती है, मासलेस स्लीव होती है। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के अंदर हमारे 3-4 तरह के टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका हार्टनेल, दूसरा होता है आपका हार्टसंग, एक इसमें पिकरिंग गवर्नर भी आता है। पिकरिंग गवर्नर भी किसका टाइप है, आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर का ही टाइप है। तो देखिए अब इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या बोल रहा है, वॉट गवर्नर क्या है, पेंडुलम टाइप का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। बिल्कुल सही बात है कि पेंडुलम टाइप का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे इसका सिस्टम चेंज होता है। नेक्स्ट है आपका पोर्टर गवर्नर जो है वो कैसा है, डेड वेट टाइप है। बिल्कुल सही बात है, डेड वेट टाइप ही है। थर्ड है आपका हार्टनेल गवर्नर जो है स्प्रिंग कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका पिकरिंग गवर्नर जो है इनर्शिया गवर्नर है। पिकरिंग गवर्नर इनर्शिया गवर्नर नहीं होता, वो कौन सा होता है, आपका पिकरिंग गवर्नर आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है। किसकी कंडीशन में, स्प्रिंग कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, पिकरिंग गवर्नर इज अ इनर्शिया गवर्नर इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स होते हैं। दो क्वेश्चन जो है पूरे टर्म के अंदर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हैं, एक तो होता है आपका यूज ऑफ द गवर्नर एंड फ्लाईव्हील, उन दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, और दूसरा रहता है सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस की अगर हम बात करें सिस्टम की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर। सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर की अगर हम बात करें तो सेंसिटिवनेस जो होती है वो क्या दी जाती है, इज इक्वल टू रेंज ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड। रेंज ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड क्या कहलाता है, आपका सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर। सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर की जब भी बात आएगी तो यही लिखा जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, आपका n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 यहाँ से निकला है और इसका जो आंसर मैच कर रहा है वो कौन सा है, आपका वो बॉम्बे वाला ऑप्शन जो है, दिल्ली वाला जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। 2 इंटू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। कई बार आपको है ना ये लिखा जाता है इस तरीके से, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2। ये कहाँ के लिए, किसके लिए यूज होता है, देखिए अगर हम बात करें गवर्नर की, गवर्नर की अगर बात करें तो सेंसिटिवनेस जो दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है, लेकिन ये जो है ये भी एक सेंसिटिविटी है। ये क्या सेंसिटिविटी है ऑफ द गवर्नर, ये सेंसिटिविटी गवर्नर की बता रहा है। सेंसिटिविटी क्या बताएगा कि कितने कम चेंज के अंदर आपकी जो वैल्यू है किसकी, स्लीव की, वो कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। सेंसिटिविटी डिफाइन करती है सिस्टम में वेरिएबल चेंज, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएबल अगर चेंज आ रहा है स्पीड में, तो आपका स्लीव का मूवमेंट कितना ज़्यादा होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी सेंसिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए सेंसिटिविटी की जब बात करेंगे तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सेंसिटिविटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है आपका n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय, यानी कि मीन स्पीड टू द रेंज ऑफ स्पीड, और रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड यूज होता है सेंसिटिवनेस के लिए। गवर्नर की सेंसिटिवनेस की अगर हम बात करेंगे तो हम रेंज ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड की बात हमेशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे 3-4 चीज़ों के बीच में आपका रिलेशनशिप पूछा हुआ है। सबसे पहला है आपका हंटिंग, आइसोक्रोनिज्म, स्टेबिलिटी एंड एफर्ट। देखिए स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे पहला है आपका स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी क्या कहती है, स्टेबिलिटी कहती है कि अगर रेडियस ऑफ रोटेशन हमारा बढ़ रहा है, अगर स्पीड बढ़ रही है, सिस्टम की स्पीड बढ़ रही है, कोई भी गवर्नर ले लेते हैं, किसी भी टाइप का गवर्नर हो, लेट सपोज हमने ये गवर्नर ले लिया, ये जो गवर्नर है ये कनेक्टेड किसके थ्रू है,
ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे लग रही है बॉल्स, यहाँ पे आपकी स्लीव, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब देखिए जैसे जैसे इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी, जैसे ओमेगा, ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये बॉल्स की ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगेंगे और ये स्लीव जो है ऊपर की तरफ मूव होने लगेगी। अब देखिए अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ये बॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा आपका mr ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से आपका स्पीड बढ़ने के साथ में ये बॉडी क्या है, और ज़्यादा दूर जाएगी, और ज़्यादा दूर जाने की वजह से रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होंगे, आपके बढ़ेंगे। अगर स्टेबल है सिस्टम तो स्पीड बढ़ाने पे रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा, बढ़ेगा व्हेन स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। आर इंक्रीजेज कब, जब आपका ओमेगा इंक्रीज होगा या फिर एन इंक्रीज होगा, एन भी बोल सकते हैं या ओमेगा बोल सकते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी के लिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 1 रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर ईच स्पीड। दूसरा है आपका 2 सेंसिटिव मीन फोर्स कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन। नहीं, सबसे पहला एक रेडियस होनी चाहिए एक स्पीड के लिए, तभी सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका स्टेबल कहलाएगा। स्टेबिलिटी की कंडीशन कब मिलेगी, जब एक सिस्टम के लिए एक ही स्पीड हमें मिले, यानी कि एक स्पीड पे हमें एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन मिल रहा है तो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, आपका स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अगर एक रेडियस से ज़्यादा रेडियस हमें मिलती है किसी भी स्पीड पे, सिस्टम कैसा कहलाएगा, आपका अनस्टेबल कंडीशन कहलाएगा। तो पहले वाले में ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन यहाँ पे एक ही बचता है वैसे अगर देखा जाए, नहीं सॉरी, फोर्थ वाले में आएगा आपका, थर्ड वाले में सी वाले में ए, सी वाले में ए आपका ऑप्शन बच रहा है आपका आगरा वाले में। देख लीजिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। हंटिंग की बात करें, हंटिंग की बात करें तो हंटिंग क्या होता है, हंटिंग इज द एक्सेसिवली टू फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्लीव। क्यों हो रहा है, वो स्पीड में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है उसके बाद भी क्या हो रहा है, स्लीव के अंदर बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आपका हंटिंग ऑफ द सिस्टम कहलाता है। यानी कि हंटिंग में क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी, हाईली सेंसिटिव हो जाती है। टू सेंसिटिव कंडीशन जो होती है हमारी वो क्या कहलाती है आपकी, वो हो जाएगा आपका हंटिंग कंडीशन। तो पहले वाले के लिए ऑप्शन हो जाएगा 2, तो आगरा वैसे बैठेगा। 2 ऑप्शन आपका ए और सी में आ रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आइसोक्रोनिज्म। आइसोक्रोनिज्म की बात करें तो आइसोक्रोनिज्म क्या होता है, आइसोक्रोनिज्म का मतलब है कि हर स्पीड पे एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन मिले, या फिर हमें हर एक ही स्पीड के ऊपर हर रेडियस ऑफ रोटेशन मिले। दोनों तरीके से बात कर सकते हैं कि कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन, एक ही स्पीड पे हमें क्या मिल रहा है, सारे रेडियस ऑफ रोटेशन अगर मिल जाते हैं तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आपका आइसोक्रोनिज्म कहलाती। यानी कि आइसोक्रोनिज्म का अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट क्या है कि सिस्टम जो है आपका वो क्या है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन स्लीव की हाइट जो है या फिर स्लीव का रेडियस जो है जिस पे आपके मासेस रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका आइसोक्रोनिज्म कहलाएगा। तो बॉम्बे वाले में ऑप्शन होगा 4 नंबर, 2 4 ऑप्शन आपका 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट एफर्ट के बारे में देख लेते हैं। एफर्ट क्या है, देखिए एफर्ट होता है कि इस स्लीव का मूवमेंट करने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ा वो मीन फोर्स कहलाता है, आपका एफर्ट कहलाता है। क्या है आपका, मीन फोर्स एक्सर्टेड एट द स्लीव ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्पीड। जब इस सिस्टम की स्पीड चेंज हुई तो इसको क्या होगा, अपने आप मूव करेगा, स्पीड चेंज होने की वजह से, फोर्स की वजह से। उस स्पीड के चेंज होने में यहाँ से जब तक इसने मूव किया उस समय कितना ज़्यादा इसने फोर्स, मीन फोर्स जो इसके ऊपर लगा वही कहलाता है एफर्ट। मीन फोर्स लगा होगा तभी ये सिस्टम क्या करा होगा, मूव करा होगा, क्योंकि किसी बॉडी को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है इसके अंदर, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर बैठ रहा है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व मस्ट कन्फर्म द रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे हम स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर की बात कर रहे हैं और उसमें क्या है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस पर 3 कंडीशन बनती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 3 कंडीशन कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कंट्रोलिंग फोर्स सी, एफ सी, एंड दिस इज रेडियस ऑफ रोटेशन। देखिए 3 कंडीशन बनती हैं यहाँ पे।
अगर कर्व, पहली बात तो ये कर्व जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तीन कर्व है ए बी एंड सी, दिस इज कर्व ए, दिस इज कर्व बी एंड दिस इज कर्व सी। देखिए अगर इस कर्व में क्या मिल रहा है हमें, जहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है वो कैसा पॉजिटिव कांस्टेंट मिल रहा है, तो सिस्टम कैसा है वो आपका अनस्टेबल है। अगर आपका कांस्टेंट 0 है तो आइसोक्रोनिज्म की कंडीशन है। आइसोक्रोनिज्म की कंडीशन है। अगर आपका कांस्टेंट जो है कौन सा, ये कांस्टेंट, जब इस लीनियर लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी तो जो कांस्टेंट आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो सिस्टम कैसा है आपका स्टेबल है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए अगर स्टेबल कंडीशन है तो स्पीड बढ़ने के साथ में हमारे पास में क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़नी चाहिए। देखिए जरा इसको हम देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास किसी स्पीड पे ये रेडियस ऑफ रोटेशन है और स्पीड बढ़ा करके हमने कर दी, ये स्पीड बढ़ेगी तो सिस्टम क्या होगा आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये जब हमने स्पीड बढ़ाई सिस्टम की तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रोलिंग फोर्स बढ़ेगा, और कंट्रोलिंग फोर्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे स्पीड बढ़ने के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये अपर वाले साइड में जाकर के कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। स्पीड बढ़ने के साथ में आपका रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम कैसा स्टेबल है। इस वाले केस के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट से जाने वाला, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फोर्स जो है वो एक फोर्स ये वाला है, और दूसरा जो फोर्स है वो है आपका जो इससे और ज़्यादा कम है। ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा, यानी कि स्पीड जो है वो इस वाले की ज़्यादा है, इस वाले की स्पीड जो है क्या है, ये n1 है, और ये आपका ये कौन सी आपकी n2 है, और n1 क्या है आपकी n2 से ज़्यादा है। n1 के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन जो है वो कम है, n2 के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, ज़्यादा है, तो सिस्टम कैसा कहलाएगा आपका, अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर स्टेबल कंडीशन है तो आपके पास में कांस्टेंट की जो वैल्यू है कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन आपका लीनियर होगा। तो क्या मिल जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे डी इसका करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ गियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस बिटवीन, देखिए गियर के बारे में बात कर रहे हैं, गियर में इंटरफेरेंस की कंडीशन की यहाँ पे हम पूछ रहा है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन कब आएगी। अगर इंटरफेरेंस की कंडीशन की बात करें तो इंटरफेरेंस की कंडीशन कब मिलती है, जब किसी भी मेटिंग गियर के अंदर एक अडेंडम पोर्शन जो हो वो रूट पोर्शन या फिर आपका जो बेस पोर्शन है उसके अंदर डिग कर जाए, तो वो पोर्शन क्या कहलाता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस की कंडीशन कहलाता है। देखिए कैसे, जरा हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एक गियर है और यहाँ पे ये एक दूसरा गियर है हमारा, ये आपका दूसरा गियर है। जब ये वाला जो गियर का जो अडेंडम पोर्शन है, सेकंड वाले गियर का अडेंडम पोर्शन किसके अंदर इंसर्ट करें, जब इसके रूट पोर्शन के अंदर डिग करेगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, इंटरफेरेंस की कंडीशन कहलाएगी। अगर सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के भी रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि जब आपका सिस्टम जो है उसके अंदर क्या कर रहा है, वो डिग कर रहा है एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के अंदर, तो क्या कहलाएगा आपका, वो आपके इंटरफेरेंस की कंडीशन कहलाएगी। तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम इंटरफेरेंस को, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने की बात करें तो इंटरफेरेंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, देखिए इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट जो है आपका अंडर कटिंग, अंडर कट अगर आप बना देते हैं तो अंडर कटिंग करने का मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपने इसको कट इस तरीके से कर रखा है, इसके फॉर्मेशन जो है उसमें क्या कर रखी है, अंडर कटिंग कर रखी है। जो ब्लैंक पोर्शन है उसके अंदर आपने अंडर कटिंग कर रखी है, सो दैट जो आपका मेटिंग गियर का अडेंडम है वो उसके अंदर से क्या हो जाए, स्मूथली फ्लो कर सके और किसी भी पार्ट को टच न करे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है आपका स्टबिंग ऑफ टीथ। स्टबिंग, देखिए स्टबिंग करने से क्या होगा, इसकी हाइट को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट को अगर हमने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे
इसकी हाइट डिक्रीज कर देंगे तो हाइट डिक्रीज करने से क्या होगा, जो मैटिंग गियर है उसके मैटिंग गियर के जो हमारा इंटरनल पोर्शन है, जो रूट पोर्शन है, उसमें इसके जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस क्या है, रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका स्टबिंग की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड अगर केस देखें तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग की बात कर रहा है। लॉ ऑफ गियरिंग की अगर बात करें तो लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, जब भी किसी दो बॉडीज की हम बात करें तो उनके बीच में अगर लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाइड है, इट मीन्स कि उन दोनों के सेंटर से कनेक्ट होने वाला जो पॉइंट है और कॉमन नॉर्मल जो कहाँ पे आ रही है, टच पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो कॉमन नॉर्मल खींची जा रही है, उन दोनों को जहाँ पे मीट कर रहा है जो पॉइंट, वो कहलाता है आपका पिच पॉइंट। और उस पिच पॉइंट का जो रेशो होता है, पिच पॉइंट का जो रेशो होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गियरिंग टीथ शुड बी कट विद अ कटर हैविंग अ सेम मॉड्यूल, नहीं, मिनिमम क्लियरेंस 0.5 की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ अ टीथ ऑलवेज पासेज थ्रू द पिच पॉइंट, कहाँ से पास करना चाहिए, ऑलवेज पिच पॉइंट से पास करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको हम देखें किस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका एक रिजिड बॉडी है और इस पोर्शन पे ही हमारे कह रहे हैं दूसरा रिजिड बॉडी भी आपका आ रहा है। ये रिजिड बॉडी जो है वो इस सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, और ये वाली रिजिड बॉडी इस सेंटर के अबाउट क्या कर रही है, टर्न कर रही है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो गई है, इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन, प्लस यहाँ पे हमें एक और क्या लेना है, एक लाइन और लेनी है, कौन सी, जो यहाँ से जा रही है, कैसे, कॉमन नॉर्मल पे जा रही है। इन दोनों ही पॉइंट पे, मतलब यानी कि दोनों जो गियर्स जहाँ पे आपके मैट कर रहे हैं उनके कॉमन नॉर्मल से जाना चाहिए, इन दोनों से कॉमन नॉर्मल जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, पिच पॉइंट कहलाएगा। और पिच पॉइंट का जो रेशो होता है वो क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन होता है। यानी कि अगर ये O1 है और ये आपका O2 है तो O1P डिवाइड बाई O2P जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। वो हर कंडीशन के अंदर O1P अपन O2P जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट ही मेंटेन रहना चाहिए। यही क्या कहता है आपका लॉ ऑफ गियरिंग कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन विच विल मैश विद एनी गियर विदाउट इंटरफेरेंस फॉर 20 डिग्री इन्वॉल्यूट। 20 डिग्री इन्वॉल्यूट के केस में आपसे कंडीशन क्या पूछ रहा है, 20 डिग्री इन्वॉल्यूट के केस में आपसे पूछ रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो देखिए जब 20 डिग्री फुल डेप्थ की बात करते हैं, फुल डेप्थ के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी 14 टीथ की, और 20 डिग्री स्टब टीथ की बात करें, 20 डिग्री स्टब टीथ की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है आपकी 18 टीथ की। यानी कि इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा आपका, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन वैल्यू ऑफ द गियर इज इक्वल टू, ट्रेन वैल्यू की बात करें, ट्रेन वैल्यू देखिए, ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो दोनों अपोजिट होते हैं। ट्रेन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो, और स्पीड रेशियो क्या होता है आपका, स्पीड रेशियो होता है ड्राइवर टू ड्रिवन का वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाता है, स्पीड रेशियो कहलाता है। तो ये जो है आपका ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन टू वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे दोनों, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी, ट्रेन वैल्यू कहलाती है। और स्पीड रेशियो जो होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन कहलाती है। तो यहाँ पे स्पीड रेशियो और जो आपका वैल्यू होती है ट्रेन वैल्यू, वो दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जिसके अंदर आपको क्या दे रखे हैं, 100 टीथ का एक बड़ा वाला गियर है और एक 20 टीथ का स्मॉल गियर है। जो बड़ा वाला गियर है वो कैसा है, फिक्स है, और आर्म क्या कर रही है, 3 रिवॉल्यूशन कर रही है। आर्म जब 3 रिवॉल्यूशन कर रही है तो बी के रिवॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो कंडीशन क्या है, हमने ए लिया और बी लिया।
पहला हमने माना कि आर्म कैसी है, फिक्स है, आर्म फिक्स। आर्म के फिक्स होने पे लेट सपोज कि जो ए के रिवॉल्यूशन है वो कितने हैं, एक्स हैं, और बी के रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, अगर ए के रिवॉल्यूशन एक्स हैं तो बी के रिवॉल्यूशन कितने होंगे, देखिए -100 डिवाइड बाई 20 इंटू एक्स, इतने रिवॉल्यूशन होंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका -5x रिवॉल्यूशन यहाँ पे होने वाले। अगर आर्म आपका किसी वाई से रिवॉल्व कर रही है, या हम लिख सकते हैं आर्म कितने रिवॉल्यूशन कर रही है, 3 रिवॉल्यूशन कर रही है, आर्म हैव 3 रिवॉल्यूशन, आर्म हैव 3 रिवॉल्यूशन। अगर आर्म के 3 रिवॉल्यूशन है तो यहाँ पे ए के कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई, मतलब जो इसके आर्म के रिवॉल्यूशन है उनको ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो ऐड कितने कर देंगे यहाँ पे 3, तो इसके इतने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, एक्स प्लस 3 इसके रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, और यहाँ पे इसके रिवॉल्यूशन हो जाएंगे आपके -5x प्लस 3 रिवॉल्यूशन आपके गियर बी के हो जाएंगे। अब हमें पता है जो गियर ए है वो क्या है, फिक्स है। गियर ए के फिक्स होने की कंडीशन क्या है, ए प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स की वैल्यू -3 निकल के आई। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -5 इंटू -3 प्लस 3, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 18। तो यहाँ पे कितने रिवॉल्यूशन होंगे, जब इसका एक रिवॉल्यूशन, इसका आर्म के 3 रिवॉल्यूशन होंगे तो उस कंडीशन पे बी के जो रिवॉल्यूशन हो कितने हो चुके, 18 रिवॉल्यूशन यहाँ पे हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेडियल फॉलोवर इज वन विच, रेडियल फॉलोवर की बात कर रहा है। रेडियल फॉलोवर किसके अंदर, कैम के अंदर, कैम प्रोफाइल के अंदर रेडियल फॉलोवर की बात कर रहा है। तो देखिए रेडियल फॉलोवर क्या होता है, ये आपकी कैम है, ये कैम की एक्सिस, ये आपका कैम का सेंटर, इसकी एक्सिस जो है वो इस तरह से होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो कैम है वो इस सेंटर के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर जो आपका फॉलोवर है उसकी एक्सिस, उसकी जो एक्सिस है वो कहाँ से पास करे, इस सेंटर पॉइंट से पास करती है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आपका रेडियल कैम सिस्टम कहलाता है। तो देखिए यहाँ से जो कैम होगी उसका जो एक्सिस है वो कहाँ से पास करेगा, इस सेंटर पॉइंट से पास करना चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका रेडियल कैम सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सिस्टम हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लेते हैं। ट्रांसलेट अलोंग अ एक्सिस पासिंग थ्रू द कैम सेंटर, पहला ही वाली ऑप्शन सही है कि आपका कहाँ से पास करना चाहिए, वो ये कहाँ से पास करेगा, आपका कैम के सेंटर से आपका पास करेगा, कौन, एक्सिस, किसकी, रेडियल फॉलोवर की जो एक्सिस है जिसमें वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है जिस एक्सिस के अलोंग, वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ द कैम से क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइम सर्कल ऑफ कैम इज, प्राइम सर्कल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए किसी भी कैम प्रोफाइल के अंदर हमारे पास 3 सर्कल टाइप के सर्कल मिलते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका बेस सर्किल, दूसरा मिलता है यहाँ पे बेस के बाद में आपका होता है प्राइम, और तीसरा होता है आपका पिच सर्किल। देखिए बेस सर्किल वो मिनिमम सर्किल जिसके ऊपर कैम प्रोफाइल क्या करके जनरेट की गई है, वो स्मॉलेस्ट सर्किल जिसके ऊपर क्या की गई है, कैम प्रोफाइल को जनरेट किया गया है, कैम प्रोफाइल जनरेटेड, कैम प्रोफाइल जनरेट हुई है। नेक्स्ट प्राइम सर्किल, प्राइम सर्किल की बात करें तो प्राइम सर्किल वो स्मॉलेस्ट सर्किल है जो पिच कर्व ट्रेस किया गया है, किसके द्वारा, पिच पॉइंट के द्वारा, वो जो सर्किल का स्मॉलेस्ट सर्किल जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाता है आपका प्राइम सर्किल। स्मॉलेस्ट सर्किल ऑन पिच कर्व, पिच कर्व पे स्मॉलेस्ट सर्किल जो होता है वो क्या कहलाता है, प्राइम सर्किल कहलाता है। नेक्स्ट पिच सर्किल, पिच सर्किल होता है कि कोसेंट्रिक टू द सेंटर, मतलब सेंटर तो कौन से, सेंटर ऑफ द कैम से पास होने वाला, अ सर्किल having center having same center as of cam and radius is equal to distance between pitch point एंड सेंटर, सेंटर और पिच पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, और रेडियस हो गई, सेंटर कौन सा होगा, कैम का सेंटर, उस दोनों से पास होने वाला, वहाँ से जो पास होने वाला सर्किल है वो क्या कहलाएगा, आपका पिच सर्किल कहलाएगा। कहाँ से पास होगा, पिच सर्किल पास होगा पिच पॉइंट से।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए कौन से, पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, द सर्किल विच सेंटर एज द सेंटर ऑफ कैम एक्सिस एंड रेडियस सच दैट इट पासेस थ्रू द पिच पॉइंट, रेडियस क्या होनी चाहिए, पिच पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो पहला वाला क्या है आपका पिच सर्किल है। नेक्स्ट है आपका द स्मॉलर सर्किल ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन टू द रेडियल कैम, रेडियल कैम के ऊपर ड्रॉ करने वाला सबसे छोटा सर्किल, कैम के ऊपर बात कर रहे हैं तो कैम जनरेट हुई है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा आपका बेस सर्किल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट द स्मॉलर सर्किल ड्रॉन टू द पिच कर, पिच कर के ऊपर ड्रॉ होने वाला स्मॉलर सर्किल कहलाता है आपका प्राइम सर्किल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, इसका प्राइम सर्किल का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द मास m अटैच टू अ रेडियस r, एक m मास है रेडियस r पे अटैच्ड है जो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो बैलेंसिंग अगर हमें अचीव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बैलेंसिंग अचीव करने के लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे, एक यहाँ पे b kg का मास लगाया है जो किस रेडियस पर रोटेट कर रहा है, स्मॉल b पे रोटेट कर रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन है कि अगर स्पीड हमने सिस्टम की कितनी कर दी, डबल कर दी, तो सिस्टम की स्पीड डबल करने पे हमें मास को कितना रखना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये आपकी सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन से जो आपका मास कनेक्टेड है वो किसी r डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, वो कितना मास है m, इस मास m पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, इस m मास पे लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा m r ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, एक मास लगाना पड़ रहा है स्मॉल b का, कैपिटल B का, कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल b डिस्टेंस पे एक कैपिटल B जो हमने मास है वो लगाया। इस कैपिटल B का जो मास है जब वो रोटेट करेगा तो वो कितने स्पीड से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जाएगा आपका कैपिटल B स्मॉल b इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर सिस्टम बैलेंस है तो ये दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो m r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल B स्मॉल b ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका अनबैलेंस मास है, जो बैलेंस मास हम यूज़ कर रहे हैं अनबैलेंस सिस्टम के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ओमेगा की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास में बी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द क्रैंक लेंथ एंड द कनेक्टिंग रॉड का लेंथ अगर चेंज कर देते हैं तो आपका कौन सा फोर्स जो है वो चेंज होगा। तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्स को हम यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी फोर्स जो है, प्राइमरी फोर्स दिया जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा से, और सेकेंडरी फोर्स जो होता है आपका ये दिया जाता है आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। अब देखिए एल अपॉन आर का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, एन इक्वल टू क्या होता है अपन एल अपॉन आर होता है। अब एल अपॉन आर का रेशियो अगर चेंज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक रेडियस इंक्रीजेज, एल अपॉन आर का रेशियो क्या करा जाए, इंक्रीज किया जा रहा है। एल अपॉन आर का रेशियो इंक्रीज करने पे ये वाली जो होल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और पहले वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है, केवल सेकेंडरी फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और प्राइमरी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंडरी फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और प्राइमरी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एंड द रिवर्स क्रैंक इज यूज्ड इन, डायरेक्ट क्रैंक और रिवर्स क्रैंक का प्रिंसिपल कहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट क्रैंक और रिवर्स क्रैंक का प्रिंसिपल रेसिप्रोकेटिंग इंजन में ही यूज होता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग इंजन कौन से वाले, जब रेडियल इंजन की बात करते हैं तो रेडियल इंजन के अंदर हम रिवर्स क्रैंक एंड डायरेक्ट क्रैंक का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा, रेडियल इंजन कहाँ है, ये रहा। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडियल इंजन के अंदर हम किसको यूज करते हैं, हम जो आपके यूज होते हैं डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक का यूज करते हैं। एक सिस्टम और है रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम के अंदर ही हम बात करें तो हमें 3 टर्म देखने को मिलती हैं। एक तो होता है आपका ट्रैक्टिव फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स जो किसके इक्वल होता है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों आया, देखिए कॉस थीटा तो हो गया आपका प्राइमरी वैल्यू की बात करें, प्राइमरी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक,
तो एक cos थीटा होता है दोनों साइड में, लेकिन जो फेज एंगल होता है वो लोकोमोटिव के अंदर कितना होता है 90 डिग्री का फेज एंगल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है। नेक्स्ट जो है आपका वो आता है स्वेइंग कपल। अगर हम स्वेइंग कपल की बात करें तो स्वेइंग कपल क्या डिफाइन करता है, स्वेइंग कपल वो कपल है जो किसकी वजह से लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से लगने वाला कपल, किधर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इंजन के सेंटर की तरफ जो एक आपका कपल लगेगा वही क्या कहलाता है आपका स्वेइंग कपल कहलाता है। और ये क्या करेगा, व्हील्स को स्वे करने की कोशिश करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 माइनस सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए क्या है, ए है दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों जो सिलेंडर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी है ए, और कितना हो जाएगा ये आपका सिलेंडर एंड सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है ए है, तो कितना हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं हम हैमर ब्लो। देखिए हैमर ब्लो क्या है, जो अनबैलेंस मास है आपको, अनबैलेंस मास सिस्टम की वजह से जितना हम बैलेंस मास कर पा रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा मास लगाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें अनबैलेंस मास ऑलवेज मिलता है इन रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। और ये अनबैलेंस मास सिस्टम को क्या कर सकता है, लिफ्ट करने के काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैमर ब्लो का नाम देते हैं। अगर सिस्टम अपने आप को लिफ्ट कर देगा फ्रॉम द ग्राउंड और स्विंग कपल अगर साथ में यूज हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड हो जाएगा और कंडीशन जो है वो एक एक्सीडेंटल कंडीशन वहाँ पे फॉर्म होती है। तो देखिए हैमर ब्लो की जो कंडीशन है उसके लिए जो वैल्यू होती है कितना होता है, कैपिटल बी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये जो रहता है आपका, ये क्या वैल्यू है आपकी हैमर ब्लो की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जो किसके इक्वल हो सकती है, सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये जो कंसेप्ट है आपका अनबैलेंसिंग एरर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, स्विंग कपल क्या होता है, हैमर ब्लो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट द नोड पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन, नोड पॉइंट की बात कर रहा है। तो देखिए नोड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये दो रोटर आपके अगर कनेक्ट कर रखें किसी रॉड की हेल्प से, तो जब ये रोटर को रोटेट किया जाएगा और ट्विस्ट करके छोड़ दिया जाएगा तो एक पॉइंट के अबाउट ये दोनों के दोनों रोटर जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, ट्विस्टिंग कर रहे होंगे और उस पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। वही पॉइंट क्या कहलाता है आपका नोड पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे लेट सपोज एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट आपका सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये तो पॉइंट कहलाएगा आपका, ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका नोड पॉइंट कहलाएगा। और इस नोड पॉइंट पे के अबाउट जो बॉडीज हैं वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे, इनके अबाउट क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। कौन सा एम्पलीट्यूड, यहाँ पे रोटेशनल वाइब्रेशन होंगे। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगे, जीरो रहते हैं। तो नोड पॉइंट पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं, जीरो उसके वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्हीकल है, एक व्हीकल जो है उसका आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टिफनेस दे रखी है, साथ में आपको डैम्पिंग कांस्टेंट दे रखा है, उसका मास भी दे रखा है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, डैम्पिंग फैक्टर पूछ रहा है। डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, जीटा होता है। जीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, जीटा इज गिवन बाय सी डिवाइड बाय 2 रूट एस एम। एस एम क्या है यहाँ पे, एस है स्टिफनेस, एम इज द मास। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 2 इंटू रूट ऑफ वॉट, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एस की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास में 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 50। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी देखिए कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 60, क्योंकि 3.6 इंटू 10⁻³ को जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इंटू रूट 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 120 और ये 400 ऊपर जो है क्या रह जाएगा, ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये हो जाएगा आपका 200 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20/6। 20/6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20/6 को हम लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं। और रूट 50 जो है इसकी वैल्यू होती है 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल के आएगी। डायरेक्ट वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि 7 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसकी वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा आपका 10 डिवाइड बाय 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग या 22 के आसपास ले लेते हैं, 22 के आसपास की वैल्यू हो जाएगी।
तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये कितना है आपका 50% से कम है, 50% थोड़ा कम है, तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 0.47 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में हमने थ्योरी ऑफ मशीन के काफ़ी सारे क्वेश्चन का हमने कंसेप्ट के थ्रू हमने समझ लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनको हम किस तरीके से अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ में जिनको इसकी सही में नीड है, और इसके आपके शेयरिंग से होगा क्या कि उनका भला होगा, साथ में आपके जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज भी हुए हैं यहाँ पे अगर, तो इसका एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू क्लास, आज क्लास के लिए इतना ही।